आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ होंडा के एक ऐसा गाड़ी जिसने होंडा को भारत में एक नया नाम दिया, वो है SP125। और इसके साथ जो मैं दूसरा गाड़ी जो मैं कंपेयर करने वाला हूँ वो होने वाला है बजाज का पल्सर 125। वैसे ही सेम पल्सर सीरीज ने भी बजाज को दुनिया में बहुत ज़्यादा नाम दिया, सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं, हर जगह। बट आज हम लोग कंपेयर करके देखने वाले हैं कि ये दो 125 सीसी की गाड़ी है, अगर आप लेना चाहते हो 2025 में, सो आपके लिए बेस्ट कौन सा होगा, पल्सर 125 या फिर SP125। तो सबसे पहला बात करेंगे वो है पल्सर के ऊपर। ये एकदम सेम वही रेट्रो लुक के साथ आता है। ये लुक इतना ज़्यादा ही वायरल हुआ था, वायरल इन द सेंस कि इतना ज़्यादा फेमस कि हर घर में पल्सर दिखता था और ये स्पोर्ट्स बाइक के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी। फिर बजाज ने क्या किया कि उस भारी भरकम जो पल्सर का 150 180 था उसको निकाल दिया इन लोगों ने 125 सीसी के अवतार में। तो ये सेम वही डिज़ाइन है, सेम इंजन का वैसा ही डिज़ाइन, कुछ भी आपको चेंज नहीं मिलेगा। इवन जो टायर का जो साइज़ है, जैसा टायर आता था D2 वही रखा गया। आप किसी भी एस्पेक्ट से देख लो, किसी भी एंगल से देख लो, आपको कुछ भी बदलाव नहीं दिखेगा इस पल्सर में। सेम वैसा ही है जैसे 220 में जैसा आता था, जैसा 220 का जैसा टैंक है, ये जो काउल जैसा 150 180 का जैसा है, फेंडर आपका जैसा आता है, सॉकर आपका जैसा आता है, कुछ भी इसमें बदलाव नहीं करा गया, सिवाय इसका जो पिस्टन साइज है उसको छोटा किया गया। बट हाँ, इंजन साइज वैसे का वैसा ही बड़ा है। सो SP125 इसको बोल लो या होंडा साइन बोल लो। साइन को हटा के इन लोगों ने अपग्रेड किया। और आपको बहुत पहले से ही पता होगा, पहला जो साइन आता था एक काफ़ी गोल सा टाइप का एक चेहरा आता था, इतना ये ऐसा स्लिक डिज़ाइन ऐसा निकला हुआ ऐसा कुछ था नहीं, बट हाँ ऐसा ही था। बट इसी बॉडी को धीरे धीरे होंडा ने अपग्रेड करा। इसके अंदर ये श्राउड डाला एक एक्स्ट्रा, इसको थोड़ा और ज़्यादा स्पोर्टी उन्होंने बनाया, इसके फेंडर्स को स्पोर्टी बनाया, यहाँ पे नंबर प्लेट लगाने वाले जगह को स्पोर्टी बनाया, साइड पैनल्स को स्पोर्टी बनाया। बट इंजन का जो साइज़ है हमेशा से एकदम सेम ही रहा। और वो करते करते आज हम लोग खड़े हैं 2024 में। बेसिकली ये 2025 है। सो 2024 में इस गाड़ी को अपग्रेड करा गया नए नाम के साथ और इसको लाया गया मार्केट में, वो है SP का 125। बट हाँ, आप सभी को पता है कि ये होंडा साइन ही है। अब इंपॉर्टेंट चीज का बात करें वो है इंजन का। तो दोनों भाई साहब में मिलता है 125 सीसी का इंजन। अगर प्रिसाइजली बताऊं तो इसमें मिलता है आपको पल्सर में 124.4 सीसी का इंजन और ये हमारे SP125 में प्रॉपर 125 सीसी का इंजन मिलता है। तो अगर पल्सर के इंजन का पावर का बात करूं तो बेसिकली दोनों के इंजन सेमी पावर देता है। ये जनरेट करता है 10.8 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है, वहीं पे SP125 जनरेट करता है 10.8 Nm का पीक टॉर्क, यानी कि 0.1 का ही डिफरेंस है। और अगर गियर बॉक्स का बात करूं तो इसमें भी आपको 5 स्पीड ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे भी आपको 5 स्पीड ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है। वहीं पे अगर पावर का बात करूं तो सबसे ज्यादा पावर इन दोनों गाड़ियों में से जनरेट कर रही है ये वाली पल्सर। ऑब्वियस सा बात है, पल्सर पावर के लिए फेमस है। सो ये गाड़ी जनरेट कर रही है 11.8 PS पावर, यानी 11.8 हॉर्स पावर। और यहीं पे ये गाड़ी जनरेट कर रही है आपका 10.8 PS पावर, यानी उससे 1 हॉर्स पावर ये गाड़ी कम है। कुछ चीजें हैं जो कि पल्सर के कंपैरिजन में इस गाड़ी में ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि सबसे पहला आपका ध्यान पड़ेगा वो जो कि सबका पड़ता है वो हेडलाइट में। तो इन भाई साहब में आपको देखने को मिल जाता है LED हेडलैम्प। वहीं पर अगर पल्सर में आओगे तो आज भी वही कन्वेंशनल आपको जो बल्ब वाला सेटअप देखने को मिलता है। वैसे ये काफ़ी अच्छा बल्ब है, ये खराब वाला नहीं है, बट फिर भी इसमें भैया हो सकता था कि इसमें आप LED डाल सकते थे जैसे नए वाले NS में डाला गया। बट यही एक बजाज की एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो पल्सर सीरीज के साथ पता नहीं क्यों उनको थोड़ा ज़्यादा दुश्मनी है। जैसे पल्सर 220 में आज तक कोई अपग्रेडेशन नहीं है, सिर्फ एक चार्जिंग पोर्ट और उसका स्क्रीन चेंज करने के अलावा। वही सेम चीज इसके साथ भी है कि इसमें भी कोई आपको चेंजेस देखने को नहीं मिला। जो भी 3-4 साल पहले था सेम आज भी वही है, सिर्फ ग्राफिक्स को अलग कर दिया, सिर्फ स्टिकर्स को चेंज करा गया। वहीं पर अगर इंडिकेटर्स में आओगे तो देखोगे भाई साहब में आपको बल्ब इंडिकेटर देखने को मिलता है। और अगर इस गाड़ी में भी आओगे तो D2 आपको बल्ब इंडिकेटर देखने को मिलता है, यानी एकदम सेम ही है। और अगर पीछे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है LED नहीं, आपको पूरा बल्ब इंडिकेटर देखने को मिलता है। ये लग रहा है आपको LED रहा है बट ये है पूरा बल्ब इंडिकेटर। बट वहीं पल्सर में आप आओगे तो ये हमेशा की तरह ये LED है। ये काफी शुरुआती के दौर से भी आता था और आज भी वही चीज है, पूरा प्रॉपर उसी डिजाइन के साथ। इवन ये पूरा फेंडर भी एकदम सेम ही है, जो पल्सर 220 में जैसे पहले आता था आज भी वही आ रहा है। इसमें कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी अगर टायर्स में मैं आऊँ तो दो चीज़ मुझे टायर का बहुत अच्छा लगा, मतलब व्हील्स का, कि इसमें आपको डिस्क ब्रेक देखने को फ्रंट में मिलता है और इन भाई साहब में भी आपको डिस्क ब्रेक आपको फ्रंट में देखने को मिलता है, बट पीछे में आपको वही ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है
और इसके पीछे में भी ड्रम ब्रेक मिलता है। 125 सीसी में इससे ज़्यादा आप कुछ आशा भी नहीं कर सकते हो, इतना ही आपको मिलेगा। बट एक चीज़ मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जो कि आपको कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलता है, बहुत रेयर गाड़ियों में देखने को मिलता है, वो है इसका ये एलॉयज। आप हमेशा आप देखे होगे, चाहे डोमिनार चला रहे हो चाहे 100 सीसी का कोई भी, वो 17 इंचेस का होता है। बट इसका इंटरेस्टिंगली 18 इंचेस का एलॉय है, 18 इंचेस का। तो ये मेरे को बड़ा अनोखा लगा, वो भी आगे पीछे दोनों, सिर्फ पीछे ही नहीं आगे पीछे दोनों। और वहीं पे पल्सर का जो आपको देखने को मिलता है वो 17 इंच का जो कन्वेंशनल जो है ना एलॉय, वैसा ही मिलता है। और अगर टायर का बात करूँ तो इसका आपका पीछे का टायर मिलता है 100/80 डायमीटर्स का, और सामने आओगे तो ठीक उसका ऑपोजिट 80/100 डायमीटर्स का। वहीं पर अगर आप पल्सर के टायर की तरफ आओगे तो आपको देखने को मिलता है 80/100 का, मतलब डीटो वैसा ही कॉपी है जैसा उसका है आपका SP 125 का। बट वहीं पर अगर पीछे की तरफ आओगे आपको 100/90 का मिलता है, यानी उसका 100/80 है, इसका 100/90, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। गाड़ी दोनों का एज इट इज वही है, कोई आपको बदलाव नहीं दिखेगा दोनों के में कंपेयर करोगे तो। अभी तक तो गाड़ी एकदम सेम ही लग रहा है। अब चलाने के बाद क्या होगा वो आगे बात करेंगे हम लोग। अब आते हैं गाड़ी का मेन कंसोल के ऊपर। तो ये सामने मेरा इसका कंसोल है, और अगर बगल में जाओ आपको पल्सर का कंसोल देखने को मिलता है। सो अगर पहले हम लोग SP 125 के कंसोल से स्टार्ट करें तो आपको सारा पूरा आपको डिजिटल देखने को मिलता है। बस थोड़ा सा जो आइकन्स है, लाइक ये आपका स्टार्टर मोटर का, न्यूट्रल का, साइड स्टैंड का, सो ये ऊपर में आपको आइकन दिखेगा, इवन हाई बीम का भी। बट यहाँ पे आप आओगे तो इसका भी सेम सीन है कि इसका एक अलग से डेडिकेटेड यहाँ पे है, जो कि कन्वेंशनल वे में पल्सर का ये हमेशा से 2007-8 से D2 वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो यह काफ़ी कूल भी लगता है, इसको नहीं भी चेंज करा उन्होंने, काफ़ी अच्छा लगा। बट वहीं पर अगर SP 125 में आओगे तो यहाँ पे कुछ भी एनालॉग नहीं रखा गया है, पूरी की तरह यहाँ पे डिजिटल डाल दिया गया है। बट यहाँ पे वही सेम आपका पुराना वाला ही कंसोल है। इसके कारण जो टैकोमीटर है, टैकोमीटर आपको पूरा आज भी एनालॉग दिखता है, जो कि मुझे पर्सनली पसंद है, क्योंकि डिजिटल वाले से ये ज़्यादा कूल लगता है। पुराने वाले हायाबुसा में भी यही हुआ करता था। और अगर मैं SP 125 में आऊँ तो यहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छा है इसके कंपैरिजन में। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे तो स्पीडोमीटर तो मिलता ही है, जो कि काफ़ी बड़ा सा है सेम उसके तरह। बट यहाँ पे गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर देखने को मिलता है, ये मुझे बहुत सही लगा। और खास करके आप देखोगे जो टाइम है, टाइम काफ़ी बड़ा सा है, बहुत सही है। मतलब आपको आराम से विजिबिलिटी आपको अच्छे से मिलेगा, कितना भी आप धूप में रहो आप आराम से आप देख पाओगे। वहीं पर अगर इन भाई साहब में आओगे तो वो कुछ खेल कूल यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे नॉर्मली दे दिया है बजाज ने, बोला कि जाओ ऐसे ही तुम खुश रहो। सो यहाँ पे स्पीडोमीटर देखने को मिल जाएगा आपका, साइड स्टैंड का इंडिकेटर एक अलग से यहाँ पे देखने को मिलता है। बेसिकली यहाँ से इन्होंने हटा दिया और यहाँ पे डाल दिया। फिर यहाँ पे लो बैटरी का मिल जाता है। फिर आपको फ्यूल गेज पूरा लंबा सा यहाँ तक है, एम्प्टी से लेके फुल तक। फिर आपको ओडोमीटर यहाँ पे देखने मिलता है। और प्लस ये एक अच्छा चीज़ है IFE, जिसका मतलब है इंस्टेंटेनस, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, फ्यूल इकोनॉमी। दैट मीन्स इस टाइम आप चला रहे हो गाड़ी जिस स्पीड पे, लाइक 40 पे, चाहे 50 पे, चाहे 100 पे, सो ऐसा आप चलाओगे तो आपको करंट जो एवरेज स्पीड पे आपका माइलेज आपको कितना मिलेगा वो दिखाए। थोड़ा ये बजाज ने थोड़ा बहुत ज़्यादा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वाला कहानी खेल दिया है, सीधा सीधा बोल सकते थे एवरेज स्पीड इकोनॉमी। सो अगर कंसोल पे आओगे तो कंसोल काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। ये वाला भी, ये पुराना वाला इन्होंने कंसोल डाला है, इसको कभी चेंज नहीं करा है। बट यहाँ पे इस पे आओगे तो ये कुछ अच्छा सा है, प्रीमियम सा आपको फील होगा। और हॉर्न का बात करूँ तो काफ़ी प्यारा सा हॉर्न है, बट ये थोड़ा सा लाउड आपको होगा क्योंकि ये पल्सर का सिग्नेचर है। और यहाँ पे आओगे तो आपको जितना लाइट वाला स्विच है ना ये मिल जाएगा, क्योंकि अभी ये ट्रेंडिंग में यही चल रहा है, सब यही सब कंट्रोल कर सकते हो। बट यहाँ पे आओगे तो ये सेम आपका ओल्ड वाला जो कन्वेंशनल वे में है, हाई बीम लो बीम का और पासिंग का एक अलग से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप इंडिकेटर में आओगे तो काफ़ी अच्छा फील होता है हाथ में, आराम से ये आप शिफ्ट कर सकते हो। वहीं पे अगर पल्सर वाले में आओगे तो ये ओल्ड वाला है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होता, काफ़ी आराम से शिफ्ट आप कर सकते हो। अगर राइट साइड में आओगे तो राइट साइड में यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही स्विच देखने को मिलता है, जो कि इंजन स्टार्ट ऑफ और किल स्विच सब आपको यहीं पे देखने को मिलता है। बट यहाँ पे आओगे तो आपको डेडिकेटेड 2 स्विच देखने को मिलता है, एक आपका किल स्विच ऑन ऑफ और एक आपका सेल्फ का यहाँ से अलग से दिया गया। सो इसके तरह एक में ही इंटीग्रेट नहीं करा गया, ये थोड़ा अलग दिया गया है। और अगर हैंडल बार का बात करूँ तो पल्सर के कंपैरिजन में इसका मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये पूरा सिंगल हैंडल बार है। सिंगल हैंडल बार होने से 2 बेनिफिट है। पहला एक टेक्निकल बेनिफिट आपका ये होता है कि इसमें वाइब्रेशन जो होता है पूरा डिवाइड हो जाता है। मतलब अगर यहाँ पे कुछ वाइब्रेट हो रहा है तो पूरा के हैंडल बार में फैल जाता है, जिसके कारण आपको एक हाथ पे प्रेशर नहीं पड़ता है। और दूसरा चीज़ है कि आपको स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिलता है। अगर आप हजार्ड फ्लैशर का स्विच डलवाना चाहते हो, या एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी लैंप जिसको लोग फॉग लाइट बोलते हैं, उसका आप स्विच डलवाना चाहते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। पल्सर के साथ आओगे तो ये कन्वेंशनल जो हमेशा से इन लोग का है वो है क्लिप ऑन बार, वो भी डुअल वाला क्लिप ऑन बार। अब इसके साथ भाई बहुत 2 मेजर इशू है,
सेम वाला। इसमें क्या होता है कि दोनों का अलग अलग से जॉइंट है। ये मेरे साथ कई बार हो चुका है क्योंकि मेरे पल्सर से मैंने कई बार राइड करा है, काफ़ी लंबे लंबे राइड। तो उसमें क्या होता है, अगर एक आपका ढीला हुआ तो पूरे दिन आपका एक हाथ पे प्रेशर पड़ रहा होता है, बट राइट वाले पे अगर ढीला नहीं हो तो राइट वाले पे नहीं पड़ेगा। तो ऐसा वाइस वर्सा होता रहता है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। तो आपको हमेशा रेगुलर ध्यान देना पड़ता है। और दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे कोई भी स्पेस आपको देखने को नहीं मिलता है एक्स्ट्रा, आप कोई स्विच डालो ऑक्सिलरी लैंप का या फिर सेम हजार्ड फ्लैशर्स का। सो ये एक चीज़ है। सो इससे ज़्यादा बेटर वो होता है जो सिंगल जो बार होता है। इसलिए देखोगे जो जितने भी टूरर गाड़ियाँ भी है, महंगी से महंगी, टाइगर भी आप देख लो, उसमें आपको सिंगल बार ही देखने को मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात करते हैं इसका राइडेबिलिटी का। तो एक चीज़ तो है 125 सीसी के हिसाब से इसमें आपको काफ़ी पंची पावर मिलता है, और ये सबको पता है कि काफ़ी अच्छा पावर है 125 सीसी के हिसाब से। एक्सट्रीम आने से पहले मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अगर किसी में पावर था तो ये होंडा साइन में था, इवन एनएस में भी। अब ये क्योंकि बना है ऑफिस जाने के लिए, आपका सिटी में राइड करने के लिए, क्योंकि 125 सीसी 150 सीसी उसके लिए ही होता है, टारगेटेड जो होता है कि आप सिटी में चलाओगे। तो उसके कारण क्या होता है, जो वेट काफ़ी कम होता है, उसके बाद मनूवर करना इसको काफ़ी ईजी रहता है कि आप आराम से, आपको कोई पॉट होल दिखा तो आप पॉट होल में आप आराम से ऐसा मनूवर कर सकते हो। तो ये उसको टारगेट करके बनाया गया है। इवन जो आपका हैंडल का जो पोस्चर है, पल्सर के कंपैरिजन में मुझे इसका ज़्यादा बेटर लगा, ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि इसका ये मेरा थोड़ा हाथ आगे का तरफ है, मगर पल्सर का होता है कि थोड़ा अजीब सा है, मैं सीधा हूँ बट हाथ ऐसे नीचे डाउन होता है। सो वहाँ पे ये सही है। और अगर कॉर्नरिंग बोलूँ, मतलब गाड़ी को मनूवर करना जिसका मैं बात कर रहा था, तो ये काफ़ी सही है। और एक चीज़ गाड़ी का मुझे बहुत अच्छा लगा है, जैसे कि ये 4th गियर पे है। सो अगर मैं यहाँ से स्लो में क्रॉस भी करूँ, एज यू कैन सी 4th गियर पे भी ये गाड़ी एक्सेलरेट कर सकती है। यहाँ पे देखो धीमे जा रहा हूँ तो 4th गियर से भी एक्सेलरेट हो सकता है, जो कि जनरली आपको बहुत सारी गाड़ियों में नहीं दिखेंगी। बड़ी इंजन वाली गाड़ियों में तो आपको दिखेंगी ही नहीं, बट ऐसे भी छोटी इंजन वाली गाड़ियों में भी आपको नहीं दिखने वाली। तो ये बड़ा अच्छा चीज़ है कि आप ट्रैफिक में आराम से, आप हायर गियर में भी, लाइक 3 नंबर गियर पे भी आपका इंजन अटकेगा नहीं। उसका मेन रीज़न क्या होता है कि एक गियर से दूसरा गियर, लाइक 1 2 3 4, उसके बीच में गैप काफ़ी कम रखा गया है। सो ये गैप कम रखने से 2 बेनिफिट है। पहला बेनिफिट तो ये आप जो देख रहे हो कि मैं धीमा भी कर सकता हूँ और फिर 4 नंबर से मैं एक्सेलरेट भी कर सकता हूँ। तो मेरे चेन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टाइमिंग चेन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मेरे पिस्टन्स पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और दूसरा चीज़ है कि क्विक टॉर्क मुझे मिलेगा। एक वो तरीका है कि इंजन में ज़्यादा पावर दिए बिना भी आप टॉर्क आप दे सकते हो। आप इंजन का जो गियर का जो रेशियो है उसको काफ़ी ज़्यादा क्लोज कर दो। सो एज यू कैन सी मैं 4th पे हूँ, तो यहाँ पे मैं आराम से इसे मैं एक्सेलरेट कर सकता हूँ। ओ भाई क्या बात है। अब चलते इन भाई साहब का टेस्ट राइड लेके देखते हैं कि ये चलने में ये कैसा फील दे रही है। ये वाली पल्सर 125 क्या ये जैसे दिखती है वैसी क्या ये मस्कुलर चलती है। तो इसमें वो पंचीनेस आपको देखने को नहीं मिलेगा जो आपको उसमें साइन में देखने को मिलता है ना, वो पंचीनेस इसमें नहीं है कि ऐसे झटका मार के जा रहा है। वो ज़्यादा आपको एक्चुअली जो आपको इनिशियल टॉर्क वर्क जो मिलता है ना, उसमें ज़्यादा आपको चला के मज़ा आता है। बट जो इंजन का जो वेट है, जो इंजन जो भारी है, उसका असली फील आपको ये गाड़ी देती है। ये इंजन भारी सा है और इस इंजन में एक पावर है, ये आपको फील होगा। बट हाँ, जो उसमें कॉकीनेस है उसमें ज़्यादा है आपका SP 125 में, इसमें कॉकीनेस कम है। बट ये टॉप एंड पे काफ़ी अच्छा जाएगा उसके कंपैरिजन में। सो अगर आप उस हिसाब से सोच रहे हो कि हाँ टॉप एंड में थोड़ा खींचना है हाईवे पे, सो आप उसके अलावा इससे जा सकते हो। अगर आप ट्रैफिक में थोड़ा क्विक आपको खींचना है तो आप SP 125 में आप आंख बंद करके जा सकते हो, वो काफ़ी सही जाता है। और अगर इसके भी मनूवरेबिलिटी का बात करूँ तो ये काफ़ी सही है। ये मतलब मेरे को उसके कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा लगा। अब इसमें उसमें मेरे को डिफरेंस क्या समझ में आया कि एक वो है, वो बहुत जल्दी आसानी से काफ़ी ज़्यादा नीचे चला जाता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो डिसबैलेंस तो कहना गलत होगा, बट काफ़ी ज़्यादा अजाइल है। बट यही मतलब दूसरे साइड में आप देखो तो ये उतना अजाइल नहीं है उसके कंपैरिजन में। सो ये मुझे ज़्यादा पर्सनली अच्छा लगता है, क्योंकि अगर गाड़ी ऐसा क्या होता है कि मान लो हाई स्पीड पे आप चला रहे हो ना, सो ऐसे मनूवर करने पे वो थोड़ा टफ हो जाएगा, तेज़ हवा चलेगा तो। बट इसमें वो चीज़ नहीं होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो ये थोड़ा हायर स्पीड में सबसे ज़्यादा स्टेबल साइन के कंपैरिजन में आपको पल्सर रहने वाला है। और दूसरा चीज़ है कि ये SP 125 के कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा छोटा आपको फील होता है।
वो थोड़ा उसका टैंक को थोड़ा बड़ा बनाया गया, इसके टैंक को थोड़ा स्लीक बनाया गया है। ये पल्सर 220 जितना बड़ा इसका टैंक नहीं है, बट डिज़ाइन सेम है। जैसे 220 का टैंक इससे बड़ा है, 220 का टैंक आपका 15 लीटर का है और इसका टैंक सिर्फ 11.5 मतलब 11.5 लीटर्स का है। सो वो आप यहाँ पे फील कर पाओगे कि ये थोड़ा स्लीक है आपका SP 125 के कंपैरिजन में भी। सो वहाँ पे अच्छा है कि यहाँ पे आपका पैर काफ़ी अच्छे से आता है। वैसे अगर SP के साथ आप कंपेयर करोगे तो आपको SP ही ज़्यादा अजाइल लगेगी। अगर ट्रैफिक में फिल्ट्रेशन आपका मेन टारगेट है तो आप गो फॉर आप SP 125। वो ट्रैफिक में आपको जितने अच्छे तरीके से फिल्टर करके देगी, ये गाड़ी आपको उतने अच्छे तरीके से फिल्टर नहीं करने वाली। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आपको कौन सा गाड़ी लेना चाहिए, तो आप खुद से डिसाइड करो, क्योंकि ये बड़ा ही कांटे का टक्कर है। चलने में भले ही ये गाड़ी ज़्यादा आपको अच्छा फील देगी, बट मतलब उतना भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता यार। 125 सीसी का है, सेम पावर जनरेट करती है, तो उतना भी ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप खुद टेस्ट राइड लोगे, खुद आपको समझ में आएगा। बट अगर प्राइसिंग का बात करूँ तो प्राइस में थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, सबसे बेस्ट है। सो ये गाड़ी आपको टोटल 3 वेरिएंट में देखने को मिलती है और ये गाड़ी आपको टोटल 2 वेरिएंट में देखने को मिलती है। सो इन दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है कि ये एक आता है ड्रम वेरिएंट और एक इसका जो टॉप मॉडल आता है वो आता है डिस वेरिएंट, जो अभी मेरे पास है। तो जो डिस वेरिएंट है ये आपको एक शोरूम जो प्राइस पड़ता है 1 लाख रुपए। बाकी आप अपना जो लोकल जो डीलरशिप आप वहाँ जा सकते हो या हमारे इधर चौधरी मोटर प्लांट पर आप पता कर सकते हो। सो ये 1 लाख रुपए पड़ता है इसका टॉप वेरिएंट का। वहीं पे इन भाई साहब का जो टॉप वेरिएंट का दाम पड़ता है 87,789 यानी 88,000 88,000 रुपीज़, यानी 12,000 का आपको डिफरेंस मिलता है। और इस टॉप वेरिएंट में आपको क्या देखने को मिलता है, एक तो आपको मिलता है जो डिस है, डिस तो आता ही है, उसके साथ जो आपने देखा यहाँ पे जो सिंगल सीट है वो उसमें आता है स्प्लिट सीट आता है, मतलब 2 सीट जो स्पोर्टी वाला होता है जैसा पल्सर 220 में आता है वैसा आता है। प्लस साथ में इसमें कार्बन फाइबर वाला फिनिश आपको देखने को मिलता है गाड़ी में चारों तरफ। सो ये मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर मुझे चूज करना हो सो मैं पल्सर की तरफ जाऊंगा, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रीज़न है मेरा 12,000 रुपये सेव हो रहा है। और एक चीज़ है कि अगर आपको आफ्टर सेल्स के बारे में आइडिया नहीं है तो सबसे ज़्यादा जो किफ़ायती गाड़ी होता है जो आफ्टर सेल्स में, मतलब खरीदने के बाद जो सर्विसिंग कॉस्ट प्लस आपका पार्ट्स का जो कॉस्ट है जो सस्ता पड़ता है, वो आपका पहला तो नंबर पे आता है हीरो का सबसे सस्ता पड़ता है। फिर सेकेंडरी आपका आता है आपका बजाज का उसके बाद पड़ता है। देन आता है TVS का, होंडा उससे थोड़ा एक्सपेंसिव आता है। सो अगर वहाँ पर आप अगर कंसिडर कर रहे हो कि नहीं मुझे थोड़ा अपना सर्विसिंग में कॉस्ट में खर्चा कम करना है प्लस आपका पार्ट्स का जो कॉस्ट है उसमें कम करना है, सो भैया आप एकदम आंख बंद करके आप बजाज की तरफ जा सकते हो आराम से। रिलायबिलिटी का कोई भी इशू नहीं है, मैं खुद मेरे पास दोनों बजाज की गाड़ी है, सो आप ये ले सकते हो। सो भाई दैट्स इट फॉर टुडे। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप अगला कौन से गाड़ियों का कंपैरिजन देखना चाहते हो। मैं पूरा कोशिश करूंगा उन गाड़ियों का कंपैरिजन आपको लाने के लिए। और अगर इस गाड़ी के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं या और भी कुछ गाड़ी बुक करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो आप चौधरी मोटर प्लांट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जहाँ से मुझे ये प्यारी गाड़ियाँ मिली है, इवन जहाँ मैं अपनी गाड़ियों को मैं सर्विस करवाता हूँ। सो आप वहाँ पे जा सकते हो, उनका मैं आपको जो लोकेशन है, फोन नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो भैया इस नोट पे मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, यूज हेलमेट एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर कंट्री। जय हिंद, बाय बाय, टाटा।